नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं देश का सवाल। नेपाल का सियासी संकट अब एक मोड़ पर पहुंच गया है जहां यह तय होगा कि नेपाल अब चलेगा कैसे। यानी कि नेपाल में नई सरकार के लिए चुनाव होंगे या फिर कोई अंतरिम सरकार गद्दी पर संभालेगी, जैसे बांग्लादेश में हुआ। क्योंकि ये आंदोलन खत्म हुआ नहीं है और देश के दिग्गज नेता, जिसमें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शामिल हैं, वो देश छोड़कर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। 2 दिन से प्रदर्शन के आंच में झुलस रहा नेपाल दुनिया को सबक दे रहा है। सबक इस लिहाज से कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी क्यों ना हो, जनता जब फैसले पर उतरती है तो उसे उखाड़ फेंकती है। दूसरा सबक यह भी है कि जिन जैन जी को गजेट्स का गुलाम समझकर उन्हें हल्के में लेने की कोशिश की जा रही थी, असल मायनों में किसी भी बदलाव का बड़ा चेहरा बनने की कुव्वत रखते हैं। बहरहाल दुनिया इस पर कितना विचार करेगी नहीं करेगी पता नहीं, लेकिन जिस तरह पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल में बगावत की आग में देश के कई ठिकाने और सत्ता झुलस रही है, उसने यकीनन दुनिया को आगाह किया है। सरकारों को सोचने के लिए बहुत कुछ किया है। बदलाव की ये सरकार कई सवाल लेकर आई है जिस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक रिपोर्ट। संघीय संसद की बिल्डिंग, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, गृह मंत्री रमेश लेखर, सभी के घर खाक कर दिए गए। धू धू कर इन घरों से उठती लपटें और धुआं सरकार और सियासत की बेबसी को बयां कर रहा है। नेपाल की सड़कों पर ये सिर्फ युवाओं का हुजूम नहीं, बल्कि बदलते दौर की वो चेतावनी है जिससे किसी भी देश का ताल्लुक हो सकता है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी विचारधाराओं को अक्सर नजरअंदाज करने की भूल की जाती है। इन्हें गैजेट्स लवर समझा जाता है। ऐसे लोगों की गिनती सोशल मीडिया साइको में की जाती है।
कई जिलों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगाया गया। बड़े नेताओं को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। साफ है, इस वक्त नेपाल सत्ताविहीन है और अब देश का सिस्टम पूरी तरह से युवाओं के हाथ में है। यानी नेपाल का भविष्य अब इन्हीं लोगों को चुनना है। बांग्लादेश की तरह यहाँ भी क्या अंतिम सरकार का विकल्प चुना जाएगा या फिर नेपाल में नई सरकार चुनावों के जरिए चुनी जाएगी, ये देखना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि नेपाल की सियासत का चेहरा जरूर बदल जाएगा। जो पीढ़ियों से एक शख्स के इर्द गिर्द घूमती रही है, इसमें भी है तो सिर्फ चुनिंदा चेहरे, यानी नई पीढ़ी को मौका नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि क्या जेन जी आंदोलन से नेपाल को एक युवा नेतृत्व मिल रहा है? देश का सवाल है कि नेपाल में बगावत दूसरे देशों को भ्रष्टाचार का बड़ा सबक है। देश का सवाल है कि सोशल मीडिया के बहाने सियासी टूल बने नेपाल के युवा। इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नेपाल चलते हैं, जहां की सियासी हालत, जहां की स्थिति बेहद खराब है। हमारे पत्रकार, हमारे रिपोर्टर संजय मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलेंगे। संजय, अभी नेपाल में क्या स्थिति बनी हुई है? प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है, गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, कई मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री पिट चुके हैं, वित्त मंत्री पिट चुके हैं, कई लोगों के घर जला दिए गए हैं, संसद को नुकसान पहुंचा है। अभी अगर ताजा स्थिति के बारे में बात करें तो क्या हालत है नेपाल के? मनोज, मैं आपको बताऊं कि अगर ताजा हालात की अगर हम बात करें तो हम इस समय बिल्कुल नेपाल सीमा पे मौजूद हैं और जहां पर ये तांडव, ये हिंसा जो चल रही है, वहां से मात्र मैं 3 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद हूं। क्योंकि वजह यह है कि वहां पर स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि वहां पर सीधे जो प्रदर्शनकारी हैं वो लाठी मार रहे हैं, सीधे पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, सीधे उनके हाथों में पानी की थैलियां हैं उसको फेंक रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर पैदा कर रहे हैं। और ये सिर्फ इस तरीके से हुआ है कि सरकार शायद समझ नहीं पाई है कि युवाओं के अंदर कौन सी ऐसी नाराजगी है जिसको लेकर के ये युवा जो जेड जनरेशन यानी जेन जी के नाम से उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया है और उस प्रदर्शन को इस रूप में पहुंचा दिया है कि कहीं न कहीं नेपाल में तख्ता पलट अब देखा ही जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया है, उन्हीं के साथ गृह मंत्री ने भी दे दिया है, साथ में 9 मंत्रियों ने और इस्तीफा दे दिया है। यानी नेपाल की स्थिति पूरी तरीके से असंतुलित हो चुकी है। हालांकि अगर मैं बात करूं, नेपाल में 75 जनपद है, 75 जनपदों में तकरीबन 34 जनपद ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू जैसे हालात हैं। जगह जगह तोड़फोड़, जगह जगह आगजनी और जगह जगह उपद्रव पूरी तरीके से देखा जा सकता है। मैं बहराइच और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है, मैं वहां पर मौजूद हूं और यहां से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बीपी चौक है, जहां पर पूरी तरीके से भीड़ जो है वो आंदोलित है, उग्र है और बिल्कुल असंतुलित है। सेना के जवान उनको समझाने का जरूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बिल्कुल ढाक के 3 पात का जो है नतीजा वहां पर दिखाई पड़ रहा है। कोई भी आंदोलनकारी मानने को तैयार नहीं है। हम लोग बीच में गए थे, जरूर हम लोग के साथ भी हाथापाई हुई, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो चेहरे से पहचान नहीं सकते हैं कि कौन मीडिया कर्मी है और कौन उनके साथ जो है वो दुर्व्यवहार करने वाला है। यही वजह है कि वो सभी के साथ सीधे वो मारपीट पर उतारू हो जा रहे हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम केवल भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने जरूर सोशल मीडिया बैन किया है, सोशल मीडिया को हम इस्तेमाल करते थे सरकार के खिलाफ। जिस तरीके से सरकार ने पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को आकंठित यानी गले तक लगा लिया था, उस भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं उस सोशल मीडिया को बैन करना सरकार के लिए ये घातक साबित हुआ है और मात्र 2 दिन में पूरी तरीके से नेपाल की हुलिया बदल गई है, नेपाल का पूरा तस्वीर बदल गया है। अब नेपाल जो बिल्कुल शांति का देश कहा जाता था, उस नेपाल में जगह जगह आगजनी, बवाल, तांडव, हिंसा देखी जा रही है और स्थिति इस तरीके से है कि अब वहां पर सेना को बुलाया गया है। सेना हाथ जोड़ करके प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटी हुई है, लेकिन अभी मामला जस का तस बना हुआ है। शुक्रिया करेंगे संजय मिश्रा का। वो बता रहे हैं कि अभी भी मामला जस का तस बना हुआ है। नेपाल में अब तनाव की स्थिति बनी हुई है। विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ महेश सचदेव, पूर्व राज्य नायक, मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक अधिकारी, पत्रकार नेपाल, मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अशोक अधिकारी जी के पास चलूंगा। अशोक अधिकारी जी, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ये जो युवा सड़कों पर उतरे, सड़कों पर उतरकर भड़के,
क्या ये सोशल मीडिया 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिन्हें बैन करने की बात थी उसे लेकर सड़कों पर उतरे, या फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे कि उन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के विरोध के तौर पर हो रहा था और उसके बाद सरकार ने बैन कर दिया, ये कहते हुए कि साहब इन तमाम कंपनियों का पंजीकरण इस देश में नहीं है, तो सबसे पहले वो पंजीकरण कराएं, उसके बाद सोशल मीडिया को चलाएं। क्या मुद्दा था, हम समझना चाहते हैं। यह सामने दिखाई दे रहा है या इसके पीछे कुछ है जो नेपाल में दिखाई नहीं दे रहा है, पर्दे के पीछे कुछ और घट रहा है? आप जरा वस्तु स्थिति को बताएं। सर, शुरू में आपने जो कहा वो ठीक कहा। पहला बात ये है कि नेपाल में जिस तरह का हालात बना हुआ है, इसके पीछे जो नेपाल सरकार ने वो 26 सोशल मीडिया का बैन किया हुआ है, वो पीक पॉइंट है जब किसी भी चीज का, किसी भी विषय वस्तु का कोई भी वो अत्याचार अति करके अत्याचार का एक लेवल, एक उत्कर्ष में पहुंच जाता है, तब ये भड़क जाते हैं लोग। युवा में ये सबसे अंतिम में जो सोशल मीडिया बैन हुआ है, ये भ्रष्टाचार, कुरीति, बेथिति, राज्य के जो जनता के ऊपर जबरदस्त ये दबाव डालना और जनता को बहुत सामान्य तौर से लेना, भ्रष्टाचारियों को बचाना, और इतने कांड किए केपी ओली ने ये एक साल में। ये सब घटनाक्रम का एक उत्कर्ष है ये सब घटनाक्रम का उत्कर्ष है, यानी कि ये जो घटनाक्रम हुआ, भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म बैन किया, उसके बाद युवा सड़कों पर उतर कर आए। मेरे साथ महेश सचदेव, मैं समझ गया शुभ जी, समझ गया, मैं आपके पास आता हूं। महेश सचदेव साहब मेरे साथ मौजूद हैं। महेश सचदेव साहब, हाल के दिनों में भारत के इर्द गिर्द तमाम जितने भी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, बांग्लादेश में भी आरक्षण को लेकर शुरुआत हुई थी, छात्र आंदोलन हुआ था और वो छात्र आंदोलन इतना आगे बढ़ गया कि उसने वहां की सत्ता को ही पलट दिया। उसके बाद शेख हसीना ने कहा कि साहब इसके पीछे कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका है, अमेरिका का डीप स्टेट है, क्योंकि उन्होंने आके मुझसे सेंट मार्टिन के बारे में बातचीत की, मैंने अपनी सहमति नहीं दी और उसके बाद मेरा तख्ता पलट हो गया। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि तमाम देशों की डिप्लोमेसी को आप बेहतर तरीके से समझते हैं, क्या जैसा दिख रहा है नेपाल में तस्वीरों के तौर पर वैसा ही है या इसके इतर कुछ और है? धन्यवाद मनोज जी, बहुत ही आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है जी। इस सवाल का उत्तर देना वर्तमान में दिक्कत होगी। कुछ इको आ रहा है मेरे, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ ठीक से। आप अपना कान का ईपी निकाल दीजिए, जवाब दे दीजिए, पूरा जवाब दे दीजिए, तब तक मैं फिर बाद में ठीक कराता हूँ। अगर इको आ रहा है तो उसे निकाल सकते हैं जी, आप जवाब दे दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि नेपाल में, जैसा कि बांग्लादेश और श्रीलंका में भी हुआ, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनकी विश्वसनीयता पर जनता में काफ़ी उसमें विश्वसनीयता में यकीन नहीं है और राजनीतिज्ञों पर भी इसी तरह का यकीन कम है। और नेपाल में ख़ास तौर पर 1951 से लेकर के अब तक कई बार सत्ता बदली जा चुकी है, विधान बदला जा चुका है, राजशाही से पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात हुई, फिर पार्टियां आई, फिर भवन में ही राजकुल के लोगों के बीच में गोलीबारी हुई और 2013 को नया संविधान लाया गया, फिर चुनाव हुए हैं और कुल मिलाकर के जो ये संस्थाएं बनी हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे और जगह हो, उनके बारे में जनता में विश्वसनीयता की भावना
कम है। और इस भावना की कमी की वजह से एक तरह से जो विद्रोह जैसा माहौल रहा है। दूसरी ओर कहना चाहूँगा कि राजनीतिज्ञों में भी जनता के साथ कनेक्शन में काफ़ी कमी है। जैसे उदाहरण देना चाहूँगा कि नेपाल की जो सकल उत्पाद है उसका 1/3 विदेशों से रेमिटेंसेस से, जो विदेश में रहने वाले नेपाली, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो खाड़ी के देशों में हो, चाहे अन्य जगह हो, वहाँ से जो पैसा भेजते हैं उससे आता है। और ये सोशल मीडिया के लिए कि बहुत ज़रूरी, सोशल मीडिया इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि नेपाल में डाक या तार विभाग इतना सक्रिय नहीं है, अखबारों का भी ज़्यादा चलन नहीं है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो सोशल मीडिया से ही खबरें या वार्तालाप होता है। दूसरी ओर ये भी कहना चाहूँगा कि पर्यटन का नेपाल की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी ज़ोर है और पर्यटन भी सोशल मीडिया पर बहुत हद तक निर्भर करता है। तो अचानक से अगर प्रधानमंत्री ये फैसला करते हैं कि सारे सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाएगा या उसका पंजीकरण ज़रूरी हो जाएगा, तो ये सब कितना बड़ा आघात जो विदेशों से रेमिटेंसेस आते हैं या विदेशों में जिनके परिजन रहते हैं या पर्यटन के ऊपर जो लोग आश्रित हैं उनके ऊपर होगा। और ये एक बड़ा धक्का लगा है अर्थव्यवस्था को, और जो अर्थव्यवस्था के साथ युवा वर्ग है, और युवा वर्ग को आपस में भी एक दूसरे से संपर्क रखने में फेसबुक या ट्विटर या व्हाट्सएप का काफ़ी योगदान रहा है। समझ गया। और इसके न होते या इसके एकदम से बंद होने पर ये स्थिति निर्मित हो गई। आलोक मेहता जी मेरे साथ मौजूद है, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। आलोक जी, इसीलिए देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर राष्ट्रवाद की भावना नहीं होगी तो आपके सामने तस्वीरें बांग्लादेश जैसी आती रहेंगी, आपके सामने तस्वीरें नेपाल जैसी आती रहेंगी। क्योंकि यहां सबसे बड़ी बात है कि एक तो सरकार को लेकर, लीडरशिप को लेकर निराशा रही है, और वो निराशा का भाव जब लोगों में आ गया तो ये तस्वीर सामने निकल कर आ गई। उसके बाद आप तानाशाही करने लगे कि जिस मोबाइल में देखकर लोग मनोरंजन कर रहे हैं, अपने दुख को भुला रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपने वहां पर हिटलरशाही ला दी। ये तमाम सारी चीजें हैं, ये कारण है, या इसके अलावा आप कुछ और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मनोज जी, चूंकि सचदेवा साहब जो कूटनीतिक हैं तो उन्होंने कहा भी कि मैं संतुलित ही बात करेंगे जी। हम थोड़ा सा, आप और हम पत्रकार हैं तो बहुत खुला स्पष्ट रूप से आलोचना अपनी एक दूसरे की भी हम करने को तैयार रहते हैं। जी जी जी। तो देखिए, चीन की कठपुतली बनके ओली साहब जो कर रहे थे, ये जो बैन किया गया, चूंकि चीन में संभव है, उन्होंने अपना एक सोशल मीडिया है, यहाँ पर टिकटॉक जो चीन का था उसके लिए ओपन कर दिया। हाँ, वो भारत में अभी भी टिकटॉक अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ भी कुछ कारण रहे हैं, हमारे यहाँ भी स्ट्रेटेजिकल आप कहिए या जो भी उनकी कंपनी का भी प्रभाव है, उस दृष्टि से हम नहीं करें हमारा फॉलो करें। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो एक अंतिम, सोशल मीडिया तो कुछ दिनों की, हफ्ते की बात है ना। असली समस्या यही है कि जो अभी उन्होंने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि मैं भी राजशाही के समय से जाता रहा हूँ, अभी जो परिचित है, उस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि वहां पर जो क्रेडिबिलिटी, पहले राजशाही में भ्रष्टाचार था ऐसा नहीं है। ये अलग बात है कि उस राजशाही से हमारे यहाँ के डॉक्टर कर्ण सिंह सिंधिया परिवारों के बिल्कुल बने पारिवारिक संबंध रहे हैं। तो हमारे प्राचीन भारत के प्राचीन संस्कृति से भी और आधुनिक समय तक संबंध तो रहे, लेकिन वहां की जो कमियां हैं वो पारिवारिक संबंध होना अलग बात थी। लेकिन उस समय की जो मंत्री थे, उस समय भी मैं उनके यहाँ भी मिला हूँ, उन लोगों से भी बात किया है, कुछ अच्छे लोग थे, कुछ गड़बड़ करते थे। और इसलिए जब क्रांति हुई, बीबी कोयराला के साथ देखिए, तो भारत में रह करके उसके बाद वहां लोकतंत्र के लिए काम हुआ। तो भारत के साथ नहीं ज्यादा रह करके मैंने इसलिए असली कारण पर जो मैंने कहा सच बताना जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए भी, और नेपाल में भी देखा जाता है इंडिया न्यूज, और आप तो यूट्यूब के जरिए पहुंचता है, इसलिए कहना जरूरी है कि आप यदि गलत, और अभी खतरा इस बात का है, मैं तो उसको समझने में मैंने कहा कि चीन का असर नहीं होना चाहिए, उनके इशारे पर चलने पर, ऐसे ही चाहे देवुबा थे तब भी कोई बहुत, इसीलिए देखिए नाम लिया गया है कि ना हमें देवुबा चाहिए, ना प्रचंड चाहिए, ना ओली चाहिए। देखिए ऐसा बहुत कम हुआ है, भारत में होता है कोई भी, कई बार हमारे यहाँ जेपी मूवमेंट हुआ, उसके बाद भी विकल्प सामने दिखता है।
अभी ये सब होना नेपाल के लिए, जो एक बहुत ही भले लोग हैं, मतलब इतने, जैसे हमारे यहाँ पहाड़ों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, भले तो पूरा भारत में सभी जगह है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में एक गरीबी, संघर्ष, हिमालय, एवरेस्ट जिस पर हम गौरव करते हैं, पशुपतिनाथ, ऐसा टूरिज्म का इलाका, वहां पर भ्रष्टाचार से उन्होंने उसको बर्बाद जो उन्होंने किया। इसीलिए नए जो मेयर हैं, बालेन शाह, अब देखिए उनको, वो 35 साल की उम्र है उनकी और इंडिपेंडेंट जीते हैं, तो उनका फिर भी एक है, वो मेयर के काठमांडू में है। मैं नहीं मैंने हो सकता है कि उनको दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनकी भूमिका रह सकती है। अभी भी उन्होंने शांति की अपील की है। तो क्रेडिबिलिटी गिराना, जो अभी सचदेवा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा और हमारे संवाददाता भी कह रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा संक्रांति काल है, जिस समय शांति, अब मैं तो मानता हूँ, इस हमारे संवाददाता भी पहुंचे नहीं है, लेकिन मैंने और जो रिपोर्ट देखी है, हो सकता है कि अब तो चूंकि आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, उसके बाद राष्ट्रपति ने सब इस्तीफे तो स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन कौन उसको चलाएगा, उसमें डीप स्टेट, जो बांग्लादेश में जैसे कठपुतली बनाया गया, जो अमेरिकन जो षड्यंत्र होते हैं, उसके इशारे पर फिर ऐसा ना हो कि और भी ज्यादा, बांग्लादेश की स्थिति भी अभी तक सुधरी नहीं है। शेख हसीना आने के बाद तो चलिए वो तो भारत में या उनको शरण मिली, और भी जहां भी जा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया था। अभी तो क्रेडिबिलिटी ओली को तो नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी खराब है, उनके वित्त मंत्री को ऐसे दौड़ा करके, मेरी याददाश्त में कभी नहीं हुआ होगा कि जब किसी मंत्री को सड़कों पर दौड़ा के, धक्के दे करके, जमीन पर गिरा करके बाहर फेंका गया हो जी। बहुत ही रेयर जिसको कह सकते हैं आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो क्रेडिबिलिटी गिरी है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, टूरिज्म, भूकंप आने के बाद भारत ने कितनी सहायता की, पश्चिमी देशों की निगाह भी वहां रहती है, उससे कैसे बच करके, जो अपने पड़ोसी है, भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है, और भारत तो खास करके भाई की परिवार की तरह है, मदेशी जी। ये जो है बालिंशाह, ये मदेशी भी हैं, तो उनका भी एक बड़ी भूमिका है। हमारे 1.5 लाख से ज्यादा पेंशनधारी जो सेना में रहते हैं और हर साल उनकी भर्ती होती है, आज वो सब नेपाल की अर्थव्यवस्था में भारत के पेंशन से भी बहुत बड़ा काम होता है। पर्यटन तो जाते ही हैं, हमारे आपके लिए खाली कोई पासपोर्ट वीसा की जरूरत नहीं होती, वहां पर आप सीधा पहचान पत्र से आना जाना है। तो हम ये चाहते हैं, और मेरा ख्याल है कि इसको जो भी देखता हो, सुनता हो, कि वहां लोकतंत्र शांति के साथ हो, उनके साथ उनका प्रगति के लिए जो रास्ते में रोड़े आए हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार तो बनानी होगी। देखिए, पार्टीलेस डेमोक्रेसी का नारा जयप्रकाश जी ने दिया था, लेकिन वो कहीं भी संभव बाद में समझ में आया ना, उन्होंने भी सरकार जनता पार्टी की बनवाई ना यहाँ उनके नेतृत्व बने, उनके कहने से। तो पार्टियां न हो जो है, लेकिन मिला जुला करके, पहले गठबंधन की सरकारों ने तो और भी बर्बाद वहां किया, इसीलिए क्रेडिबिलिटी गिर गई। तो एक नया लोकतंत्र नए ढंग से वहां आए, नई पीढ़ी को अधिक मौका मिले, जो ईमानदार नेता हर जगह, वहां पर भी ईमानदारी कमी नहीं है, और ड्रग्स का और शराब का जो वहां असर रहा है, उससे भी समाज को मुक्ति मिले, क्योंकि उसी से ही। और अंतिम बात, पाकिस्तान का ISI भी वहां सक्रिय रहा है, गड़बड़ करने के लिए, जो भारत के खिलाफ करने के लिए कई ऐसी रिपोर्ट्स रही है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहती है इसलिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने कितने प्रयास किए हैं कि बार बार हम चाहते हैं कि भारत नेपाल के संबंध, कितनी बार यात्राएं की प्रधानमंत्री ने, उनके नेपाल प्रधानमंत्रियों को बुलाया। तो मुझे लगता है कि हम, भारत तो यही चाहेगा कि वहां शांति, समृद्धि हो, और एवरेस्ट, हिमालय, जो हमारा भी गौरव है, वो गौरवशाली बना रहे। अब तमाम बातों के साथ साथ अशोक अधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, करीब 9 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, तमाम जितने भी जो राजनयिक है वो परेशान हैं, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत सारे भारतीय वहां पर रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार कौन चलाएगा। जितना भी आंदोलन हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये किसी संगठन के जरिए हो रहा है, या इस आंदोलन से निकलकर लोग सत्ता में पहुंचेंगे, या तमाम ऐसे लोग हैं और वो इन परिस्थितियों को संभाल पाएंगे और बेहतर तरीके से चला पाएंगे? नेपाल में अभी तक जितने भी आंदोलन हुआ है, जैसे कि अभी सर ने भी बोल रहे थे कि बीपी कोइराला भारत में रहकर नेपाल में लोकतंत्र स्थापना के लिए वो एक नेतृत्व के रूप में आगे आए। ऐसे ये युवा के आंदोलन से भी एक न एक नेता आ ही जाएगा, क्योंकि अभी सर ने बालेन शाह का उदाहरण भी दे रहे थे। काठमांडू महानगर पालिका का मेयर बालेन शाह के ने अभी फेसबुक में अपील भी किए कि अभी सेना के प्रमुख से हम बातचीत करेंगे
और जो आंदोलनरत जेन जी अभियान है, उन्होंने अभी सरकार गठन उन्होंने अभी वक्तव्य जारी करके ये बोला कि अब हम सरकार नई सरकार गठन की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग आपको संयमित होना चाहिए और अब जितने भी बाकी संपत्ति है हमारे देश के सार्वजनिक संपत्ति वो हमारा होगा, ये हमारा युवा का होगा, सत्ता भी हमारा होगा, ऐसा स्टेटमेंट जारी किया है। इसीलिए अब थोड़ा ये संभल कर अभी 2-4 दिन तो लग ही जाएगा सर, क्योंकि नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन ये सन 2005 में राजा ज्ञानेन्द्र को हटाने के लिए जो 19 दिन का आंदोलन हुआ था, उसके बाद संभलना लगभग 2 साल तक लगा था। वैसे ही नेपाल में अब ये आंदोलन के बाद ये 2 दिन में जितने दंगे फसाद हुए हैं, जैसे कि सिंह दरबार जला, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया गया, राष्ट्रपति कार्यालय को जला दिया गया, सारे जितने भी यहाँ के प्रशासनिक भवन है उनको जला दिया गया, और संसद भवन जला दिया गया। इसीलिए मुझे ये लगता है कि अब हम फिर ट्रैक में आने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन जब एक युवा जागता है ना, हम सोचते हैं कि युवा बस मोबाइल में पबजी खेल के समय बिताता है, लेकिन ये नहीं है। ये राष्ट्र को बदल भी सकता है, राष्ट्र के राजनीति को नया ट्रैक दे सकता है। ये नेपाल के युवाओं ने दिखा दिया। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ये युवा के आक्रोश सड़क में दिखा, ये संसद में दिखा, सारा ये जो उलटफेर हुआ, इससे ये थोड़ा अब संभल कर जाना होगा। लेकिन नया नेता आएगा, नया नेतृत्व आएगा, देश संभल के आगे जाएगा सर। महेश जी मेरे साथ मौजूद है। महेश जी, हाल के दिनों में जो भारत के आसपास जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनकी व्यवस्थाएं बड़ी बिगड़ी हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था हो या वहाँ पर युवाओं की व्यवस्था हो। क्योंकि किसी भी राज्य में अगर वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है, वहाँ की रोजगार व्यवस्था मजबूत नहीं है, वहाँ पर सामाजिक संतुलन, सामाजिक सरोकार नहीं है, तो वहाँ के देश की व्यवस्था बिगड़ना स्वाभाविक तौर पर है। लेकिन जिसका जिक्र अभी आलोक जी कर रहे थे कि भारत के तमाम पड़ोसी देश हैं, उन तमाम पड़ोसी देशों से जो हाल के दिनों में संकेत निकल कर आए हैं, जैसे किसी ने चाइना के साथ अपनी जुगलबंदी शुरू कर दी, कोई पाकिस्तान के साथ जुगलबंदियां शुरू कर रहा है, जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ आजकल बड़ी जुगलबंदी कर रहा है, नेपाल चाइना के साथ करने लगा था, बीच में भूटान से भी कुछ इसी तरह के संकेत निकल कर आए थे। तो भारत के इर्द गिर्द इन तमाम देशों में शांति व्यवस्था बनी रहे, वहां पर राजनीतिक स्थायित्व रहे, यह कितना जरूरी है और क्यों? महेश जी, ये आपने 16 सच सवाल पूछा है जी। और मैं ये चाहूँगा कि इसका जवाब एक 2 स्तरों पर दिया जाए जी। एक तो ये कि किसी भी देश के पड़ोस में अगर शांति और सद्भाव नहीं होता है तो वो आपसी संबंधों में उसका असर ज़रूर होता है। तो इसको लेकर के भी भारत को की ये इच्छा होगी, जैसी किसी भी देश की होती है, कि उसके पास पड़ोस में शांति, सद्भाव और प्रगति रहे। दूसरा, ये जो भारत के चारों तरफ के जो छोटे देश हैं, इनका भारत के साथ बड़ा अजीबोगरीब समीकरण है। वो भारत को बिग ब्रदर की तरह से भी देखते हैं और लेकिन भारत से मदद की भी अपेक्षा करते हैं और भारत को ईर्ष्या की नज़र से भी देखते हैं। दूसरी ओर चीन और अन्य देश भी, चाहे पाश्चात्य देश ही क्यों ना हो, वो उनका भी अपना रुख है। चीन को, जैसा आपको मालूम है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति पर काम कर रहा है। वो चाहता है कि भारत दक्षिण एशिया में ही उलझा रहे और ये कभी चीन की बराबरी करने का साहस न कर पाए। तो इसके लिए वो भारत के प्रतिद्वंद में पाकिस्तान को खड़ा करते हैं या बांग्लादेश को ऊपर उठाते हैं या नेपाल में भारत और चीन की प्रतिस्पर्धा होती है।
तो ये सब चीज़ें जिस तरह से दिखती हैं वो परिस्थितियाँ आपको मैंने आकलन करके बताया। लेकिन तीसरा पक्ष अगर लें तो आप ये भी देख सकते हैं कि पाश्चात्य देशों का भी दबदबा इस साउथ एशिया में रहा है। और क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगली ये शताब्दी एशिया की शताब्दी होने वाली है और इसमें दक्षिण एशिया का असल में काफ़ी ज़ोर रहेगा, क्योंकि आबादी के लिए हो या विकास के लिए जो क्षमताएं हैं वो और अर्थव्यवस्था के लेकर के जैसा आपने कहा उसको लेकर के भी, तो पाश्चात्य देश इसको बाजार की तरह देखते हैं, इसको चीन के सामने एक चुनौती देने के लिए भारत को खड़ा करना चाहते हैं। और ये सब चीज़ों के लेकर के एक शतरंज बिछी हुई है जिसको कि नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जी, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आलोक जी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, जब भी तमाम देशों में इस तरह की प्रतिक्रिया होती है और इस तरह के हालात होते हैं तो दबाव भारत पे आ जाता है, अर्थव्यवस्था को दबाव आता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इन देशों से बड़े पैमाने पर पलायन होने लगता है। बांग्लादेश की हालत ख़राब है तो बांग्लादेश से जितना हो सकता है वहाँ से वैध अवैध तरीके से लोग भारत में आ रहे हैं। यही स्थिति नेपाल की भी देखी जा रही है। नेपाल में तो काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहे हैं और आदान प्रदान रोटी बेटी का रिश्ता भी रहा है भारत के साथ। अब पाकिस्तान से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां भारत के दबाव के तौर पर कैसी? देखिए, निश्चित रूप से अभी सचदेवा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम ये चाहते हैं कि आसपास हमारे जो देश हैं वो सुरक्षित रहें, शांति पर रहे। देखिए, टूरिज्म यदि वहां कोई आता है तो भारत आता है, ताजमहल भी देखने जाएगा और एवरेस्ट की फ्लाइट के लिए भी जाएगा। इस दृष्टि से आप ये देखिए कि कितना हमारा केवल, और रोटी बेटी का आपने जो कहा, विदेशियों का जिक्र करें आप, बिहार से मतलब जब भी कोई संकट होता है तब इतना सब एक दूसरे के यहाँ तुरंत पहुंच जाना। और आपने कहा टूरिज्म में भारत का भी बड़ा योगदान है। अपने हाल के वर्षों में तो भारत ने टूरिज्म को और ज्यादा प्रोत्साहित किया है। यहाँ से सीधे दिल्ली से भी आपने देखा होगा बस जाती है काठमांडू के लिए, बिल्कुल लोग बसों से भी जाते हैं बिहार होते हुए। यहाँ लंबी यात्रा है, 4 दिन की चाहे हो, लेकिन गोरखपुर से है, हर क्षेत्रों से हमारे बिहार से भी जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश से जा सकते हैं और दिल्ली तक से जाते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भारत की जो पूरी इच्छा रही, और इसीलिए भारत सरकार ने अभी तक देखिए प्रतिक्रिया बहुत कोई ऐसी नहीं व्यक्त की, चूंकि भारत का एक और भी है, उन देशों की तरह हस्तक्षेप भारत नहीं चाहता। देखिए, बीच में कई लोगों ने ये इसमें इसीलिए पश्चिमी देशों ने प्रचार किया कि भारत अपना वर्चस्व रखना चाहिए थी, बल्कि कई हमारे यहाँ लोग भी, ये ठीक है कि वो हिंदू बहुल, बल्कि हिंदू राष्ट्र यदि कोई है तो वही रहा है, लेकिन उसको हम ये नहीं माने कि देखिए वो है मतलब हम बड़े भाई हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण सुने, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम बड़े हैं। हम समान स्तर पर आपको अपने ही रख करके देखना चाहते हैं कि आप हमारी तरह तरक्की करें, क्योंकि वो तो देश अपना है, अपने ही परिवार के जैसे लोग हैं। इसलिए ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, चुनौती यही है। लेकिन बांग्लादेश से तुलना इसलिए नहीं है, बांग्लादेश से अवैध लोग आते हैं। यहाँ तो ये है कि जैसे मैं आपको दक्षिण भारत में भी इतने लोग नेपाली परिवार की महिलाएं पुरुष काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हमारे उत्तर प्रदेश बिहार, बंगलोर में मतलब हमारे अपने परिवार के सदस्य, उनके यहाँ वही नेपाल के लोग काम कर रहे हैं। तो इसी स्थिति में देश में एक दूसरे के आना जाना संकट होगा तो निश्चित से वो आते हैं, बल्कि यहाँ से वही लोग पैसा भी भेजते हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। वो हमारे लिए वैसा बोझ नहीं है। इसीलिए आपने देखा जो नए कानून बने हैं उसमें केवल जो लोग मुस्लिम मैंने बांग्लादेश में हैं या पाकिस्तान में हैं तो उनके लिए तो, मुस्लिम के लिए तो अत्याचार होता नहीं है, लेकिन हाँ दूसरे कोई भी जो धर्म के लोग हैं वो जब भारत में आते हैं तो उनके लिए, चाहे सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, उन सब के लिए दरवाजे खुले हैं, उनकी सहायता की जाती है। लेकिन हाँ, उनको आत्मनिर्भर बने नेपाल, क्योंकि उनका केवल भारत में आने से समस्या समाधान नहीं है। काम कर, जैसे मैंने कहा, पेंशन लेने के बाद तो नेपाल के हमारी सेना में हर साल भर्ती होती है। हमारी सेना में आज भी जो उनकी गोरखा रेजिमेंट वगैरह है उनमें आज भी हम नेपाल के लोग भर्ती किए जाते हैं। तो इतना हमसे तो अलग है ही नहीं। सुरक्षा की दृष्टि से भारत जो छतरी भूटान को देता है, जब नेपाल ये गलती करे कि हाँ छतरी हमें चीन की मिल जाए तो चीन तो कब्जा करेगा। अक्साई चीन पे कब्जा किया, चीन चाहता है बंदरगाह पर कब्जा हो जाए, श्रीलंका पर हो जाए, तो वहां बंदरगाह तो है नहीं, तो हिमालय की चोटियों में किस हिस्से में कब्जा चाहे तो, या पश्चिमी अमेरिका चाहता है कि हम अड्डा बना ले, बांग्लादेश में भी अड्डा बनाना चाहता था।
तो ऐसी स्थिति में भारत ही एकमात्र देश है जो अपने हितों के लिए और नेपाल के हित के लिए, भूटान के हित के लिए, श्रीलंका के हित के लिए, मालदीव के हित के लिए भी, चूंकि हमारी नेवी भी बहुत स्ट्रांग हो गई है, इस दृष्टि से मुझे लग रहा है कि बहुत सही समय है। नेपाल भारत के साथ जो नई पीढ़ी है वहाँ, वो देखिए पढ़ने के लिए कितने लोग आते हैं, हमारे यहाँ की फेलोशिप, स्कॉलरशिप, कल्चर जो जुड़े हुए लोग हैं, कल्चर के जुड़े हुए लोग हैं, नेपाली, इतने सब लोग आते जाते हैं। तो इस दृष्टि से अब ये समय है जब उसको बचाने में भी भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है, और नेपाल के लोग ही ये काम कर सकते हैं कि वो अपना एक ऐसी स्थिति पैदा करे शांति के साथ। चुनाव तो होंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है, देर सवेर होगा, फिर लेकिन अराजकता ना हो, दूसरे देशों की ताकतें जो बाहर से लगी है उनके जो फंडिंग होता है। एक अंतिम बात, हमारे सचदेवा साहब जानते होंगे कि पश्चिमी देशों ने फंडिंग बाद में चीन करने लगा। मैंने देखा है उस समय में बड़े पैमाने पर वो फंडिंग करके वहां घुसपैठ, मैंने इवन CIA तक का जो रहा, जिसका भारत पर भी असर होता था, इसका असर ऐसे ताकतों का वहां यदि नहीं होगा तो नेपाल अधिक सुरक्षित और समृद्ध हो सकेगा। वापस मैंने अभी भी कहूंगा, भूकंप के पहले के बाद, भूकंप के बाद से उसकी अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, और ऐसी स्थिति में भारत से ही सबसे अधिक उसको आर्थिक सामाजिक सहयोग मिल सकता है। ये भारत भी जानता है और उनको भी समझना होगा, खास करके जो राजनीतिक नेतृत्व है वो सोचता है कि नहीं भारत तो बड़े भाई हो जाएंगे, वो यदि गलतफहमी में रहेंगे तो उनका ही उसी तरह से घसीट करके जनता उनको सड़क पर फेंक देंगी। जी, अशोक जी मेरे साथ मौजूद हैं, नेपाल के पत्रकार हैं। अशोक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसका जिक्र आलोक जी भी कर रहे हैं, महेश जी भी कर रहे हैं, लेकिन उन बातों से हटके जो सोशल मीडिया के 26 प्लेटफॉर्म जिन्हें बैन किया गया, और आलोक जी ने बताया कि टिकटॉक जो कि चीन की कंपनी है, टिकटॉक सहित 6 प्लेटफॉर्म चालू रहे, बाकी 26 को इसलिए बंद कर दिया गया कि भाई आप अपना पहले नेपाल में पंजीकरण कराइए, उसके बाद आप इसे चलाइए। हाइपोथेटिकल हो सकता है मेरा सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूं, ये जो हिंसा भड़की है, क्या किसी दूसरे देश का या कुछ अदृश्य शक्तियों का इसमें हाथ हो सकता है? ये भ्रष्टाचार का मुद्दा या फिर ये सोशल मीडिया का मुद्दा, ये केवल दिखाने भर का हो, लेकिन क्या कोई दूसरे देश हैं या अदृश्य शक्तियां हैं, उनका हाथ इसमें हो सकता है? नेपाल में किस तरह की चर्चा? मनोज जी, मैं उतना ज्यादा षड्यंत्र शास्त्र में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे देश में, नेपाल में अभी जो पॉलिटिकल एक तरह से एक अस्थिर राजनीतिक चरित्र निर्माण हो रखा है, उसकी वजह से थोड़ा जैसे कि हमारे पड़ोसी भारत को हम सदियों से, प्राचीन समय से हम निकट दोस्त रहे हैं भारत से, लेकिन भारत कभी नेपाल का बुरा नहीं सोचता। लेकिन कोई तीसरा देश भी ये हो सकता है कि उसने कि नेपाल में कुछ करने के लिए ये सोच सकता है। लेकिन दूसरी बात, आपने वो सोशल मीडिया बैन की बात की है कि नेपाल में अभी एक डॉक्यूमेंट सार्वजनिक हो रहा है सोशल मीडिया में कि टिकटॉक को खुला रखने और ये 26 सोशल मीडिया बैन करने के लिए प्रधानमंत्री, निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओली के वो सचिवालय के कई लोग ने $10 मिलियन का डील किया है। ये ऐसा सामाजिक संजाल में आ रखा है। इसीलिए वो जैसे ही चीन से वापस आए, उसके बाद सोशल मीडिया बैन करवाए, उसके बाद जेएनजी पुस्ता को, वो जो आंदोलन के तैयारी में थे वो लोग, उनको चिढ़ाने का काम किया। ये सारा काम को उसमें आग में घी थपने का काम किया। लेकिन आपने जैसा कहा कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने नेपाल में कुछ करने की कोशिश किया होगा, लेकिन ये तो बाद में आएगा। सर भी कह रहे थे कि पूर्व राजदूत जी
कुछ समय के बाद ये आएगा। लेकिन अब एक बात मैं आपको ये अपडेट के तरह से हमारे दर्शकों को भी देना चाहता हूं कि नेपाल में अभी जो आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी है जेएनजी पुस्ता के, वो आंदोलनकारी अभी उत्सव मनाने में और विजय उत्सव मनाने में जुटे हुए हैं। विशेष रूप से बानेश्वर इलाका और सिंहदरबार इलाका में वो लाल रंग लगा के और टीका लगा के सारा विजय उत्सव मनाने में जुटे हुए हैं। लाल रंग क्यों लगाया गया है? क्या लाल रंग माओवाद का संकेत है इसलिए लगाया गया है या कोई और कारण है? नहीं, ये तो विजय का उत्सव होता है। नहीं, विजय का उत्सव होता है। हाँ जी, हाँ जी, वो लाल रंग लगा के वो हमने जीता, ये हमने कुछ पाया, वो बोल रहे हैं। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे कि हमारे सबसे पड़ोसी, सबसे निकट, जैसे कि मैं भी 5 साल दिल्ली में रहकर मीडिया में काम किया हूँ, वैसे ही बहुत सारे लोग नेपाल के भारत में, भारत के नेपाल में आकर काम करते हैं हम लोग। वैसे ही अब क्या करना होगा कि अब नया सरकार जैसे भी बनेगा, इलेक्शन में तो जाना ही है क्योंकि अब अर्ली इलेक्शन होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले जो सरकार बनेगा वो भारत और हमारे पड़ोसी देश को विश्वास में लेके एक आपस में आर्थिक साझेदारी, आर्थिक दीर्घकालीन एक विश्वास और दीर्घकालीन एक योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा। तभी अब नेपाल ये जो संकट 2 दिन का ये बड़ा संकट से जूझ रहा है, इससे आगे निकलेगा। उसके लिए हम ये भी कामना करते हैं कि अब सभी जो राजनीतिक पार्टी है वो भी संवाद में बैठे, नेपाली सेना है वो भी संवाद में बैठे, सारे वो आंदोलनकारी है, प्रदर्शनकारी है, वो भी संवाद में बैठे, एक गोलमेज सम्मेलन करके देश को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्र को सर्वोपरि मान के उनको चलना चाहिए। और वो मुझे लगता है वो ऐसा करेंगे। महेश जी मेरे साथ मौजूद है। महेश जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। महेश जी, पुराने के जितने भी आंदोलन हैं और वर्तमान के जो आंदोलन हो रहे हैं उनमें अब जमीन आसमान का अंतर हो गया है। अब के आंदोलन बहुत व्याकुल होते हैं और बहुत उद्वेलित होने लगे हैं, और उसमें जब आंदोलन शुरू होते हैं उन आंदोलन पर बहुत बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब के आंदोलन ऐसे हैं जो बहुत हिंसक हो जा रहे हैं और वो तख्ता पलट कर देते हैं, और सरकारों ने अगर जरा सी भी कह सकते हैं कि नजर हटी तो बड़ी दुर्घटना घटी। जी, इसका अपना सवाल का महत्व है। एक तो ये कि सोशल मीडिया के आने से बात बहुत जल्दी फैल जाती है जी, और इस बात का कोई स्पष्टीकरण या उसका इंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। आपने एक अफवाह चला दी, उसको कोई स्वीकार करे या ना करे, उस पर विश्वसनीयता बन जाती है लोगों की, और उस पर विस्फोटक तरीके से उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं और बात बढ़ जाती है। और सरकार के पास ऐसे साधन नहीं हैं कि वो जो इस तरह सोशल मीडिया का प्रतिकार कर सके या उसको एंटिसिपेट करके पहले से ही कदम उठा सके। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये भी है कि जनता में जो रोष है वो उसका स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया है, और वो देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही कि कई देश जो हमारे साथ थे, हमारे जैसे जीवन स्तर पर पहले थे, आज वो हमसे कहीं आगे बढ़ गए हैं और हम पीछे रह गए हैं। तो ये भी एक रोष का कारण बन जाता है। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिस तरह से फैलती हैं कि सारे नेता चोर हैं या सब लोगों को ने पैसा खाया है, भ्रष्टाचार है वगैरह वगैरह, उसमें कितना सच है, कितनी अतिशयोक्ति है, इसके बारे में भी कोई इसका प्रतिकार नहीं कर पाता है जी। तो ये एक बहुत ही पोटेंट मीडियम बन गया है। लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि पहले के जो इस तरह के जो आंदोलन हुए हैं, चाहे वो अरब स्प्रिंग हो
चाहे वो बांग्लादेश या श्रीलंका में क्रांति की कोशिश हो, ये इनका नतीजा सुखदायी नहीं हुआ है। और इससे सबक जो युवा पीढ़ी को मिलता है कि ऐसे आंदोलनों को शुरू करना तो आसान है, लेकिन उनसे कोई सुखद अंत पर उनको पहुंचाना काफ़ी कठिन है। आलोक जी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, ये तमाम तो चर्चा चल ही रही है, लेकिन इस चर्चा के साथ एक व्यवहारिक और सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बहुत सारी तस्वीरें हमारे सामने निकल कर आई हैं कि एक पिता ने बेटे से मोबाइल छीना, उसने सुसाइड कर लिया। एक दोस्त से मोबाइल छीना, वो फिल्म देख रहा था, रील देख रहा था, दोनों में झगड़ा हो गया, उसने चाकू मार दिया। तो जो सोशल मीडिया की जो समाज में भूमिका है, उसकी व्यवहारिकता को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम चर्चा करते रहते हैं कि साहब डीप स्टेट है और डीप स्टेट तमाम राज्यों में असंतुलन पैदा कर देता है। लेकिन सोशल मीडिया बड़ा खतरनाक है, और अगर नेपाल कह रहा था कि साहब रजिस्ट्रेशन कराओ, आप अपना सर्वर यहां लगाओ, तो तमाम देश इस बात का जिक्र करते हैं कि कम से कम हम मॉनिटर तो करें कि आप कर क्या रहे हो, आपके सोशल मीडिया पर सामग्री क्या चल रही है, क्या वो राष्ट्र विरोधी तो नहीं है, देश विरोधी तो नहीं है, वो समाज विरोधी तो नहीं है। ये जो सामाजिक और व्यवहारिक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसकी महत्ता को लेकर इसकी जरा प्रकाश डालें। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। असल में क्या है, जब हमने आज से 30-35 साल पहले जब लिखा था, तो नेपाल सूर्यास्त नेपाल बस्त जी, मतलब उस समय जब राजशाही थी और ये कहा जाता है, तो उस पूरा आज भी मेरे पास रखा है वो ट्रेवलॉग। तो मुझे लगता है कि पहले शराब में उनको नशे में डूबे रहे लोग, अपना कुछ न करें। तो इसी तरह से सोशल मीडिया भी एक एडिक्शन की तरह, जो आपने ध्यान दिलाया, बिल्कुल बच्चा उसके लिए विद्रोही जैसे हो जाते हैं, चाकू मार देते हैं, भाई को मार देते हैं, पिता को मार सकते हैं। तो उस पर नियंत्रण तो, लेकिन जो अभी वहां जो मुद्दा आया है उसमें देखिए सरकार, जैसे हमारे यहाँ भी तो कहा जा रहा है ना कि भाई उसका कोई इथिक्स हो, कई वेबसाइट बंद की गई, इसीलिए होता। हमारे सुप्रीम कोर्ट है, वो अलग बात है कि बाद में यदि उसकी चीजों को ठीक कर ले तो उसको नहीं हट जाता है। ऐसे ही प्रक्रिया की आवश्यकता है। किसके लिए? देखिए जर्मनी में एडल्ट फिल्में रात को 11 बजे बाद उसके या उसमें इस हद तक दिखाई जाएगी, एक समय ऐसा था। जबकि जर्मनी में आज 40 साल 45 साल पहले बात कर रहा हूँ, आज जबकि अब तो मोबाइल के हाथ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो बच्चों के लिए, तो हमारे यहाँ रोका गया है कुछ मामलों में। तो नेपाल में भी सोशल मीडिया की आवश्यकता तो है, लेकिन जैसा अभी बिल्कुल संजय साहब ने भी कहा, या हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने भी बात कही कि उसके अफवाहें फैलने का खतरा रहता है। आप यदि अभी कह दे कल 20 लोग मारे गए, उसको कह दे 200 लोग मारे गए, तो और ज्यादा उत्तेजना हो सकती है। तो उस पर कहीं न कहीं, इसलिए इंटरनेट हम बंद करते हैं। कश्मीर में जब आतंकवादी कोई घटनाएं हो रही होती है तो बड़ा बवाल मचता है कि व्यक्ति की आजादी पर खतरा है, लेकिन इस समय आवश्यक है, क्योंकि यदि वरना तो उसी पर दंगे और ज्यादा भड़क जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये इवन ब्रिटेन में हुआ है। अब तो जो लोकतंत्र अमेरिका, ब्रिटेन में भी कोई लक्ष्मण रेखा है। तो ये सही है कि सोशल मीडिया में, और ये जो प्लेटफॉर्म देश के हों विदेश के हों, और अपना डेवलप, अब तो भारत खुद डेवलप करके देने को तैयार है कई चीजों में। टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका या ब्रिटेन या चीन से पीछे नहीं है कुछ मामलों में, तो खास करके इस तरह के क्षेत्र में। तो उस पर एक, इसमें तो निश्चित रूप से हम जब बात करते हैं सार्क देशों की, आजकल वो नहीं ज्यादा चल रहा पाकिस्तान की वजह से, वरना भारत के साथ रह करके ये जो, चूंकि भारत और नेपाल या जो पड़ोसी अपने देश है, उनकी इंक्लूडिंग पाकिस्तान की भी संस्कृति में सामाजिक समस्याएं उसी तरह की है। और इसलिए मिलकर के भी, हमने तो एक समय में सार्क का जब पहला मुशर्रफ के समय में हम खुद गए थे, और तब ये तय हुआ था कि सार्क देशों के बीच में कैसे मीडिया का कम्युनिकेशन हो। ये दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान तो लगातार गड़बड़ करता रहा, तो उसके साथ क्या कम्युनिकेशन हो सकता है। वो अफवाहें हमारे बारे में भी, अभी सिंदूर में भी गलत फैलाते रहे, नेपाल के बारे में गलत फैलाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब समय आया है, जब ये जो आपने गंभीर मुद्दा उठाया कि सामाजिक सोशल मीडिया तो है ही लोकतंत्र के लिए और पड़ोसी देश या आर्थिक प्रगति के लिए भी, उसका सही उपयोग हो। उस हथियार का, खोखरी यदि है तो उससे परिवार के लोग या आसपास अपने लोगों को न मारे, उस खोखरी का आत्मरक्षा के लिए, जहां कोई जानवर ऐसा खतरनाक है या कोई ऐसी संकट आ रहा है, उसमें उपयोग हो। उसी तरह से सोशल मीडिया का एडिक्शन, ये ठीक है कि उसके लिए समय लगता है, नई पीढ़ी तो उसी प्रति, उसके पास और कुछ है नहीं ना। देखिए बेरोजगारी नहीं होगी, यदि भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो थोड़ा समय वो काम में लगाएगा। टूरिज्म यदि बढ़ेगा, तो हम चाहते हैं ना कि टूरिज्म बढ़े, पूरे समय में स्किल डेवलपमेंट, भारत में जितने बड़े पैमाने पर हो रहा है वहां भी स्किल डेवलपमेंट करे। भारत में इस समय, कल मेरी बात हुई, 30 लाख लोग चाहिए हॉस्पिटलिटी में आज भी,
उसमें नेपाल के लोगों को भी नौकरी मिल सकती है, मैं ये फिर कहूंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं जी। मिल सकती है। तो उनकी जी। स्किल डेवलपमेंट में 29 लाख लोगों की जरूरत है। तो मुझे